बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, दिस इज़ आतिफ अहमद योर फिज़िक्स टीचर। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। इससे पहले हम सीख चुके हैं कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन और साथ ही साथ मैंने आपको ये सिखाया था कि कॉन्फ़िगरेशन होती क्या है। बच्चों, मैंने आपको बताया था कि भाई एक ट्रांजिस्टर को जो आप इनपुट देते हो उसके लिए दो टर्मिनल चाहिए होते हैं, जिसको इनपुट टर्मिनल्स कहा जाता है। इसी तरह आप उससे जो आउटपुट लेते हो उसके लिए भी दो टर्मिनल चाहिए। तो दो हो गए इनपुट टर्मिनल, दो हो गए आउटपुट, टोटल हो गए हमारे पास ये 4 टर्मिनल। लेकिन बच्चों, जब आप इधर देखते हो इस ट्रांजिस्टर पे तो इसमें तो हमारे पास 3 टर्मिनल होते हैं। ये देखो, एक कलेक्टर वाला, एक बेस वाला और एक आ जाता है हमारे पास ये एमिटर वाला। तो फिर हम क्या करते हैं, इन 3 टर्मिनल को 4 में कैसे बदलेंगे? हम करते यूँ हैं कि इन तीनों में से ना कोई एक टर्मिनल हम इनपुट और आउटपुट सर्किट में हम कॉमन कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो इनपुट और आउटपुट की खास तरतीब बनती है ना, इसको सिंपली हम कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। ठीक है बच्चों, अगर हम ऐसा करें कि एक एमीटर को इनपुट और आउटपुट के दरम्यान में कॉमन कर लें, तो इस तरह से जो बनने वाली कॉन्फ़िगरेशन है इसे हम कहते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, ये आप देख सकते हैं, ये हमारा इनपुट सर्किट है। एक टर्मिनल यहाँ से बेस का आ रहा है, दूसरा टर्मिनल यहाँ से आ रहा है एमीटर का। तो ये दो समझ लीजिए हमारे इनपुट टर्मिनल्स हैं। ठीक है। इसी तरह ये दो आउटपुट टर्मिनल बन जाते हैं। अब इसमें एक आ रहा है कलेक्टर से और बच्चों दूसरा हमारा एमीटर से ही आ रहा है। तो देखो, एमीटर का एक टर्मिनल इधर भी जा रहा है इनपुट में, एमीटर का एक टर्मिनल इधर भी आ रहा है आउटपुट में। ठीक है। तो ये दो आगे हमारे पास इनपुट टर्मिनल्स, ये दो आगे हमारे पास आउटपुट टर्मिनल। ये बेस और एमीटर है, ये कलेक्टर और एमीटर है। तो एमीटर दोनों में हो गया कॉमन। तो इस तरह की कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चों, और इसको हम यू डिफाइन करेंगे। देखिए, अ टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन इन विच एमीटर टर्मिनल इज कॉमन टू बोथ इनपुट एंड आउटपुट सर्किट। ठीक है बच्चों, ओके। अब यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है कि जो हमारे पास कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ठीक है, इसके अंदर दो जंक्शन होती हैं। एक आप यहाँ पे देखिए, ये हमारे पास NPN ट्रांजिस्टर है ना, तो ये डिप्लेशन रीजन नज़र आ रही है आपको, यहाँ पर भी डिप्लेशन रीजन नज़र आ रही है। ठीक है। तो यहाँ पे ये जो N टाइप रीजन है और P टाइप रीजन का आपस में मिलना हुआ है, इसको हम जंक्शन कहते हैं, जहाँ पे वो दोनों मिलती हैं। तो वहाँ पे ये डिप्लेशन रीजन बनी हुई है। दूसरी डिप्लेशन रीजन आपको यहाँ पे ये ग्रीन कलर की नज़र आ रही है। तो यहाँ पर भी बेस का और इस N टाइप यानी ये P टाइप मटेरियल का N टाइप मटेरियल से मिलना हुआ, जिसे हम कहते हैं जंक्शन। ठीक है। तो दो इसमें होती हैं हमारे पास जंक्शन। ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, इस ट्रांजिस्टर में यहाँ पर मैंने बताया ये NPN ट्रांजिस्टर है और एक यहाँ पर जंक्शन है, यहाँ पर N और P के दरम्यान में एक यहाँ पर जंक्शन है। ठीक है, ये दो जंक्शन होती हैं इसके अंदर। अब जब आपने इसकी बायसिंग करनी है तो आपने बायसिंग किस तरह से करनी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ज़रा ध्यान से सुनिएगा। आपने हमेशा ऐसे करना है कि जो हमारे पास एमीटर टू बेस जंक्शन है ना, इसको आपने हमेशा फॉरवर्ड बाइस रखना होता है। ठीक है। तो अब ये है हमारे पास P टाइप मटेरियल और नीचे है हमारे पास N टाइप मटेरियल। तो आपने एक बैटरी लेनी है जिसको हम नाम देंगे VBB का। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। और बच्चों क्या करोगे जी, आप इसका जो पॉजिटिव टर्मिनल है वो बेस से, क्योंकि बेस P टाइप है, और इसका नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एमीटर से कनेक्ट करोगे जो कि N टाइप है। ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, ये जो जंक्शन है ये जंक्शन हमारे पास फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी। और जब एक PN जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बाइस होती है तो उसमें जो डिप्लीशन रीजन है वो डिक्रीज़ होना शुरू हो जाती है आहिस्ता आहिस्ता, और फिर एक टाइम आता है कि वो ख़त्म हो जाती है। ठीक है, जब आप वोल्टेज को बढ़ाते जाते हो। ठीक है। तो इसलिए देखें, अब ये दो यहाँ पे डिप्लीशन रीजन्स थी, अब मैंने एक ख़त्म कर दी, यहाँ पर एक और बनी हुई है। क्यों? वजह, क्योंकि यहाँ पर ये वाला जो जंक्शन है ये फॉरवर्ड बाइस होगी, और फॉरवर्ड बाइस से हमारे पास डिप्लेशन रीजन की विड्थ कम होती है। वोल्टेज को बढ़ाते जाओगे अगर, तो एक टाइम आएगा कि डिप्लेशन रीजन बिल्कुल वैनिश, ख़त्म। अच्छा, उसके बाद जो ये ऊपर की है यानी ये वाली जंक्शन जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है, ये वाली, इसको आपने हमेशा रखना होता है रिवर्स बाइस। तो आप कैसे रिवर्स बाइस रखते हो इसको ज़रा देखो। अब देखो, इसके ना इस जंक्शन में एक टर्मिनल जो है ना वो यहाँ से आ रहा है, ये पॉजिटिव बेस का, और एक टर्मिनल यहाँ से आ रहा है पॉजिटिव। तो यहाँ पे बच्चों को थोड़ी कन्फ्यूजन हो जाती है कि इसको कैसे रिवर्स बायस किया हमने। इसका ये टर्मिनल भी पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, ये देखिए बैटरी की पॉजिटिव VCC बैटरी से, और यहाँ VBB बैटरी से इसका बेस भी जुड़ा हुआ है, दोनों हमारे पास पॉजिटिव से जुड़े हैं। तो ये फिर हमारे पास रिवर्स बायस कैसे होगी, तो ध्यान से सुनिए बच्चों।
अभी तक हमने ये सीखा था कि अगर आप पॉजिटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं N से और नेगेटिव टर्मिनल को जोड़ देते हैं P से, तो हमारे पास जो है ये PN जंक्शन रिवर्स बाइस हो जाती है। तो पॉजिटिव असल में हाई पोटेंशियल होता है और नेगेटिव असल में लो पोटेंशियल होता है। तो ज़रूरी नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव ही हों। अगर आपके पास ऐसा हो कि एक पॉजिटिव हाई पोटेंशियल हो और एक पॉजिटिव लो पोटेंशियल हो, ठीक है, तो फिर आप यूं ही समझिए कि जो हाई पोटेंशियल है वो पॉजिटिव की तरह एक्ट करता है और जो लो पोटेंशियल है वो नेगेटिव की तरह ही एक्ट करता है। यानी अगर मैं ऐसा बता दूं आपको कि ये VVB हमारे पास जो है वो ये ऐसी बैटरी जिसके वोल्टेज कम है और VCC ऐसी बैटरी जिसके वोल्टेज है ज़्यादा, तो अब ऊपर जो है वो हाई पॉजिटिव पोटेंशियल है और नीचे लो पॉजिटिव पोटेंशियल है। यानी ये वाला पोटेंशियल हाई और ये वाला पोटेंशियल लो। हाई को पॉजिटिव जानो और लो को नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो देखो हाई किससे जुड़ा है? N से, तो पॉजिटिव N से जुड़ा हुआ है। लो पॉजिटिव पोटेंशियल किससे जुड़ा है? बेस से, तो पॉजिटिव फिर हमारे पास N से जुड़ा हुआ है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। ये जंक्शन जो है इधर भी पॉजिटिव से जुड़ी है, इधर भी पॉजिटिव से जुड़ी है। VCC वाला पॉजिटिव हाई है और VVB वाला पॉजिटिव लो है, ठीक है। तो इस तरह से N हाई पोटेंशियल से और P लो पोटेंशियल से जुड़ा है। तो इस सूरत में भी ये जो हमारे पास जंक्शन है ये रिवर्स्ड बाइस होगी, ठीक है। और यहाँ पे डिप्लेशन रीजन की विड्थ आपको बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए यहाँ पर कम थी, उसकी विड्थ थोड़ी सी बढ़ गई है। ये डायग्राम मैं इसलिए बनाता हूँ ताकि इससे आपको समझ नहीं आ सकती, कभी भी रियल पिक्चर आपके माइंड में नहीं बन सकते, लेकिन इससे आप चीज़ों को आसानी से अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो बेस टू एमीटर जंक्शन है ना, इस जंक्शन को फॉरवर्ड बाइस रखना होता है आपने, और जो कलेक्टर बेस जंक्शन है उसको आपने रखना होता है जी रिवर्स्ड बाइस। और रिवर्स्ड बाइस कैसे करते हैं? इस VCC को हाई रखते हैं, इस VVB को लो रखते हैं, तो ये हमारे पास रिवर्स्ड बाइस में रहती है और उसकी डिप्लेशन रीजन ऐसे बढ़ जाती है, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब ये बात आपको समझ आ गई। उसके बाद नेक्स्ट ये काम कैसे करता है, ये इस तरह से ट्रांजिस्टर कैसे काम करता है, हमने वैसे इसको पहले भी एक्सप्लेन किया, दोबारा से बता देता हूँ। अब होता यूँ कि जैसे बच्चों आप इस वोल्टेज को एक खास लेवल पर आते हो, डिप्लेशन रीजन ब्रेक करा देते हो, तो होता क्या है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो है वो ऐसे बेस में इंजेक्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रॉन बेस में इंजेक्ट हुए तो बेस एक तो बहुत पतली होती है, थिन होती है, ठीक है। और बच्चों दूसरा ये बहुत लाइटली डोप होती है, यानी इसके अंदर इम्प्योरिटी आइटम बहुत कम डाले होते हैं, जिसकी वजह से होल्स की तादाद बहुत ज़्यादा नहीं होती, कम तादाद होती है। अब जो इलेक्ट्रॉन बड़ी तादाद में यहाँ से हमने इंटर कर दिया, लाइक मान लीजिए जी 1000 इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ से इसमें इंजेक्ट कर दिया, ठीक है। अब इसकी विड्थ भी कम है, डोपिंग भी लो है, तो बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन जो है अब इन होल के साथ रिकम्बाइन होके थोड़ा सा बेस करंट बनाते हैं, ठीक है। और जो बड़ी तादाद इलेक्ट्रॉन की वो सीधा क्रॉस करते हुए आगे चली जाती है। अब बच्चे सोचते हैं कि सर यहाँ पे डिप्लेशन रीजन है, उसने इलेक्ट्रॉन को आगे कैसे जाने दिया? तो याद रहे ये जो डिप्लेशन रीजन है ना, ये ऊपर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगी, इधर से जाने वाले इलेक्ट्रॉन को रोकेगी नहीं, उल्टा सपोर्ट करेगी उनको। क्योंकि याद रखो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट में तो मूव कर सकता है, इन द डायरेक्शन मूव नहीं कर सकता। ये इलेक्ट्रॉन इन द डायरेक्शन मूव करने वाले हैं, जो ऊपर से नीचे आने वाले हैं वो नहीं आ सकते, लेकिन जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जाएगा उसको ये सपोर्ट करती है। इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन मूव कर सकता है, याद रखना, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट बड़ी आसानी से मूव करता हुआ जाएगा। और दूसरा यहाँ पे हाई पॉजिटिव पोटेंशियल VCC का जो इसको इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होता है, तो बड़ी तादाद में इलेक्ट्रॉन इधर आ जाते हैं। तो याद रहे कि अगर आपने मान लीजिए 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट किए बेस में, तो उसमें से सिर्फ मान लीजिए 10 इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो कि इन होल के साथ रिकम्बाइन होकर IB थोड़ा सा बेस करंट बनाते हैं, और बाकी जो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन है वो आगे चले जाते हैं इस तरफ को, ठीक है, कलेक्टर की तरफ, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो एमीटर करंट है और कलेक्टर करंट है इसके दरम्यान में खास रेशो आती है। अब ये जो कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट रेशो होती है इसको हम अल्फा फैक्टर कहते हैं। मैंने यहाँ पर ये चीज़ बताई हुई है, आप देख सकते हैं, द रेशो ऑफ IC टू IE इज कॉल्ड अल्फा फैक्टर, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू IC/IE, ये कलेक्टर करंट टू एमीटर करंट। और हमारे पास ये कलेक्टर करंट और एमीटर करंट की जो रेशियो है वो अप्रोक्सीमेटली इक्वली होती है। देखिए IE इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC, ठीक है। अच्छा, अब ये स्टैटिक और डायनेमिक के क्या मतलब बनता है यहाँ पे बच्चों? अगर IC और I की वैल्यू मतलब चेंज ना हो, एक जैसी रहे, तो स्टैटिक वाला केस आएगा। अगर उसमें वेरिएशन आए, यानी अगर आप AC सोर्स लगा देते हैं DC की बजाय, तो फिर इसमें वेरिएशन आएगी, तो फिर चेंज इन IC में और चेंज इन IE में रेशियो को हम कंसिडर करेंगे। ये हमारा डायनेमिक वाला केस है, ठीक है। अच्छा जी, तो IE और IC की वैल्यू जो है वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली कांस्टेंट ही होती है, क्योंकि देखो अगर 1000 इलेक्ट्रॉन यहाँ से इंजेक्ट किए और 990 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ रहे हैं, जस्ट 10 इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं, ठीक है, तो अप्रोक्सीमेटली इक्वली रेशियो हुई ना। परसेंटेज तो बहुत कम बनती है, 99% इलेक्ट्रॉन चले गए, सिर्फ 1% इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ गए, ठीक है। अच्छा, तो इसी वजह से ना हम कहते हैं जी IC और IE दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल होते हैं। तो अगर ये दोनों अप्रोक्सीमेटली इक्वल हैं तो इनमें जो रेशियो है वो भी फिर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होगी,
ठीक है ना, ये एग्जैक्टली इक्वल तो नहीं होती लेकिन 1 के, लेकिन अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 होती है। और मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैल्यू जो होती है वो 0.95 से लेकर 0.99 के दरमियान में होती है, और ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी है, ठीक है, क्योंकि देखो ऊपर भी करंट नीचे भी करंट है, जो इसका यूनिट होगा वही इसका यूनिट होगा, यूनिट यूनिट से कट जाएगा, कोई डायमेंशन नहीं होती, कोई इसकी जो है वो हमारे पास यूनिट नहीं होती, ठीक है। और 0.95 से लेकर 0.99 के दरमियान इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। तो इस तरह मैंने आपको बता दिया कि आई और आई सी टू आई एक खास रेशो होती है जिसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं, कांस्टेंट रेशो होती है। इसी तरह से बच्चों ये जो आई बी है ना और आई सी है, इसके दरमियान भी एक खास रेशो होती है जिसको हम बोलते हैं बीटा फैक्टर। ये मैंने लिखा है, बीटा फैक्टर क्या होता है, रेशो ऑफ आई सी टू आई बी इज कॉल्ड बीटा फैक्टर, ठीक है। एंड इट इज़ द करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इसको हम करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर भी कहते हैं इन केस ऑफ कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। यहाँ पर देखिए बीटा इज इक्वल टू आई सी टू आई बी, बात समझ गए। अच्छा, अब यहाँ पे ये आपके पास बीटा की वैल्यू आ गई, लेकिन समटाइम पेपर में आपसे पूछा जाता है व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड बीटा, अल्फा और बीटा में आपस में क्या रिलेशन पाया जाता है। तो वो फिर आपने बताने के लिए क्या करना है, आपने ऐसा करना है, इस आई बी की वैल्यू पुट कर देनी है। देखो यहाँ से जितने इलेक्ट्रॉन आते हैं ना, अगर 1000 इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट होता है बेस में, 10 इधर जा रहे हैं और 990 इधर आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इसी तरह से आप यूँ समझ लीजिए कि टोटल करंट जो आई यहाँ से चला उसका कुछ हिस्सा इधर गया, कुछ हिस्सा इधर गया, तो आई बी और आई सी को जमा करोगे तो टोटल हमारे पास बनता है आई ई, जो इससे पहले भी हमने सीखा था। तो यहाँ पर मैंने एक रेफरेंस दिया, आई ई इज इक्वल टू आई बी प्लस आई सी, यानी बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, अगर हम दोनों को ऐड करें तो हमारे पास एमीटर करंट बनता है। इस फॉर्मूले से बेस करंट की वैल्यू लेके यहाँ पे पुट कर दो, सो बेस करंट इज इक्वल टू आई सी माइनस आई ई हो जाएगा, आई ई माइनस आई सी, ठीक है, ये बार लिख दिया आपने। अब उसके बाद क्या करना है बच्चों, आपने ऐसा करना है कि इसको क्योंकि हमने अल्फा और बीटा में रिलेशन बनाना है ना, तो अल्फा हमारे पास किसके इक्वल है, आई सी टू आई ई। तो हम ऐसा करते हैं, इसको ना ऊपर और नीचे दोनों तरफ आई ई से डिवाइड कर देते हैं, ताकि आई सी बाई ई जब आएगा ना तो ये अल्फा बन जाएगा। क्यों, अल्फा और बीटा में रिलेशन लाना है ना, तो इस बीटा के अंदर हमने अल्फा को इंट्रोड्यूस कराना है। तो अल्फा को इंट्रोड्यूस कराने के लिए हमने क्या किया, ऊपर भी आई ई से डिवाइड कर दिया, नीचे भी आई ई से डिवाइड कर दिया। तो ये इस तरह करने से हमारे पास यहाँ पे अल्फा आ गया, अल्फा इंट्रोड्यूस हो गया ना। तो ये लॉजिक है कि हम क्यों आई ई से इसको डिवाइड करेंगे, और आपके माइंड में क्यों आएगा कि हमने यहाँ पर आई ई से डिवाइड करना है, क्योंकि हम यहाँ पे बीटा और अल्फा के दरम्यान में एक मैथमेटिकल रिलेशन चाह रहे हैं, तो इसलिए आई ई से डिवाइड किया, ये अल्फा बन गया। इसी तरह आई ई से गया तो 1 आ गया, आई सी आई ई अगेन हमारे पास अल्फा आ जाएगा। तो ये हमारे पास बीटा और अल्फा के दरमियान आ जाता है एक मैथमेटिकल रिलेशन, ठीक है बच्चों। ओके, तो आपने सीख लिया कि इनपुट सर्किट कौन सा है, ये वाला, आउटपुट सर्किट कौन सा है, ये वाला, कौन कॉमन है, एमीटर इसमें कॉमन है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने आपको इसकी वर्किंग भी सिखा दी, अल्फा फैक्टर बीटा फैक्टर भी बता दिया। अब हम जो मेन चीज़ है जो यहाँ पे हमने सीखनी है उसकी तरफ बढ़ते हैं, और वो है इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ, ठीक है। अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, मैं आपको पहले पढ़ के यहाँ से फिर आगे एक्सप्लेन करता हूँ। पर जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, ध्यान से सुनना, बड़े ध्यान से। द वेरिएशन इन द बेस करंट आई बी विद द चेंज इन बेस टू एमीटर वोल्टेज वी बी ई एट कांस्टेंट कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE। अब ये क्या बात कर रहा है, मैं आपको आसान तरीके से समझाता हूँ बच्चों। देखो, ये हमारे पास इनपुट सर्किट है, ठीक है, और इनपुट सर्किट में ना हमने एक वोल्टेज लगाया VBB, ठीक है। इसका कुछ हिस्सा जो है वो यहाँ पर कंज्यूम होता है इस रजिस्टर के अक्रॉस RB के तरफ, और बाकी जो है वो बेस टू एमीटर को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेस टू एमीटर वोल्टेज है ये VBE। आपने किसी भी तरह से इस इनपुट सर्किट के अंदर बेस टू एमीटर वोल्टेज को चेंज करना है, और बेस टू एमीटर वोल्टेज को चेंज करने से आपने ये ऑब्जर्व करना है कि आई बी में कैसा चेंज आता है, यानी बेस करंट में कैसा चेंज आता है। तो यहाँ पर ये देखिए, ये हमारा इनपुट सर्किट है, ये देखिए ये बेस का टर्मिनल आ गया ये वाला, ठीक है, ये बेस वाला टर्मिनल, और ये है हमारे पास कौन सा वाला, एमीटर का टर्मिनल। ये बेस टू एमीटर वोल्टेज आ गया VBE। आपने इस VBE की वैल्यू को चेंज करना है, और VBE की वैल्यू को चेंज करके आपने ये स्टडी करना है कि IB में कैसा चेंज आता है, यानी बेस करंट में कैसा चेंज आता है। ये बेस करंट, अब देखें इलेक्ट्रॉन अगर इधर को आ रहे हैं ना, तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, तो हम करंट को इधर से यूं लेके जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन एमीटर से यहाँ से यूं ऊपर की तरफ इंजेक्ट हुए ना, तो करंट हमने ऊपर से नीचे को शो किया। यहाँ पे देखिए कलेक्टर के ऊपर की तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन, तो हमने करंट को ऊपर से ऐसे नीचे की तरफ शो किया, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब होगा क्या जी, यहाँ पर VBE की वैल्यू को चेंज करना है और चेक करना है कि IB के अंदर कैसा चेंज देखने को मिलता है। ये चीज़ आपने स्टडी करनी है, यही हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है, ठीक है। तो यही बात बताई गई है कि आप क्या करोगे, ये देखो वेरिएशन इन द बेस करंट IB के अंदर क्या चेंजिंग आती है, विद चेंज इन बेस टू एमीटर वोल्टेज। बेस टू एमीटर वोल्टेज को चेंज करने से IB के अंदर क्या चेंज आती है, यानी इनपुट वोल्टेज चेंज करने से इनपुट जो करंट है उसके अंदर कैसा चेंज देखने को आता है। लेकिन साथ में ये कहा गया कि ये जो हमारे पास VCE है ना, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, इसको कांस्टेंट रख के, क्यों कांस्टेंट रख के, क्योंकि बच्चों ये जो VCE है ना, ये इसके ऊपर असरअंदाज होता है।
इस वजह से हम क्या करेंगे, VCE को पहले कांस्टेंट रखेंगे, फिर इस इनपुट सर्किट के अंदर VBE को चेंज करके IB के अंदर चेंज को स्टडी किया जाएगा। फिर से सुन लो, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है बच्चों, बहुत आसान है। आपने सिर्फ ये बताना है कि बेस टू एमिटर वोल्टेज यानी जो इनपुट वोल्टेज है, इनको चेंज करने से इनपुट करंट यानी IB के अंदर कैसा चेंज आता है। लेकिन साथ में ये बात है कि इस VCE को हमने कांस्टेंट रखना है। ये जो हमारे पास कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है, इसको कांस्टेंट रखना है हमने। क्यों कांस्टेंट रखना है? क्योंकि ये भी तो इसके करंट के ऊपर असरअंदाज होता है, इस वजह से इसको हमने चेंज नहीं करना है, इसको फिक्स करना है। उसके बाद फिर देखेंगे कि अगर हम इसको चेंज करते हैं तो इसके अंदर कैसा चेंज देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चों, ओके, ये होती है हमारी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक और ये बहुत ही आसान है। मैंने क्या करना है, यहाँ पे वर्टिकल एक्सिस के ऊपर जो है वो बेस करंट की वैल्यूज ले लेनी है। ठीक है, माइक्रो एम्पेयर में होती हैं ये, और हमारे पास ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर मैंने बेस टू एमिटर वोल्टेज ले लेना है। तो देखो यहाँ पर असल में देखा जाए तो यहाँ एक जो है वो डिप्लीशन रीजन बनी होती है यहाँ पर, ये देखिए। ठीक है, एक पोटेंशियल बैरियर होता है जब आपने बाइसिंग नहीं की थी। ठीक है, तो क्या होता है, ये 0.7 वोल्ट का पोटेंशियल बैरियर होता है इन केस ऑफ सिलिकॉन। आप जब एक्सटर्नली वोल्टेज अप्लाई करते हो वो धीरे धीरे बढ़ाना शुरू करते हो, ये आपके वेरिंग पोटेंशियल होता है। ये जो पोटेंशियल है आप चेंज करते हो। ठीक है, अब धीरे धीरे आप पोटेंशियल की वैल्यू चेंज कर रहे हो, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 से। ठीक है, अब इसके अंदर जो पोटेंशियल बैरियर है वो कितना होता है, 0.7 वोल्ट। जब तक आपका एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 वोल्ट पर नहीं आता, वो इसके अंदर के पोटेंशियल बैरियर को खत्म नहीं कर सकता। जैसे ही हमारा एक्सटर्नल पोटेंशियल 0.7 वोल्ट पर आता है तो अंदर का पोटेंशियल बैरियर जो यहाँ पर था वो खत्म हो जाता है। पोटेंशियल बैरियर खत्म हुआ, ये डिप्लीशन रीजन यहाँ पे खत्म होगी। अब इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें इंजेक्ट हो सकते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लो कराते हैं। तो आप देखें सडनली ऐसे करंट में इंक्रीज आएगा। ठीक है, अब जो आपको पहला ये पीक मिल रहा है ना, ये हमने इस VCC की इस कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को फिक्स किया था। कितने पे फिक्स किया था, 0 को फिक्स किया था। 0 वोल्ट पे फिक्स करके फिर हमने इनपुट और आउटपुट के दरमियान में एक रिलेशन चेक किया था और आपको ये ग्राफ मिला। अब आपने यही एक्सपेरिमेंट रिपीट करना है, लेकिन अब की बार आप इस VCE को 0 पे फिक्स नहीं करेंगे। 0 के बजाय कुछ और वैल्यू लेंगे, लाइक आप 10 वोल्ट इसकी वैल्यू ले लेते हैं। 10 वोल्ट वैल्यू लेके दोबारा से आप क्या करोगे, इनपुट वोल्टेज चेंज करोगे और इनपुट करंट में चेंज को ऑब्जर्व करोगे। क्या करोगे जी, आप दोबारा से आपने फिक्स कर दिया जी वोल्टेज कितने पे, ये VCE को फिक्स कर दिया आपने 10 वोल्ट के ऊपर। दोबारा से ऐसा था धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं। जैसे वो 0.7 वोल्ट के ऊपर आएगा, इंटरनल पोटेंशियल बैरियर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो फिर सडनली करंट को इंक्रीज आएगा, लेकिन अब की बार करंट पहले की निस्बत थोड़ा कम बढ़ेगा। ये आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ से सीधी लाइन नीचे गिराए ना ऐसे, तो देखिए इस पॉइंट के ऊपर यहाँ मैक्सिमम करंट था, इसी वोल्टेज के ऊपर यहाँ बहुत कम करंट हो गया, नीचे जाएंगे तो और कम करंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करते हो, दोबारा से ये एक्सपेरिमेंट रिपीट करोगे थर्ड टाइम, और अब की बार आपने VCE की वैल्यू जो फिक्स करनी है वो 20 वोल्ट फिक्स करनी है। तो 20 वोल्ट फिक्स करने के बाद दोबारा जब आप इसके ऊपर आते हैं, ठीक है, तो फिर से आपने धीरे धीरे वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया। ये एक्सटर्नल वोल्टेज थे। जैसे ये VBE वोल्टेज जो है वो 0.7 वोल्ट पर आता है, तो 0.7 वोल्ट पर आने के बाद पोटेंशियल बैरियर खत्म होगा और फिर से करंट बढ़ेगा, लेकिन पहले की निस्बत ये करंट और कम हो गया। अब ये करंट जो है वो IB की वैल्यू कम क्यों होती जा रही है, उसकी रीज़न क्या है। देखो, आप क्या करते जा रहे हो, VCE की वैल्यू को बढ़ाते जा रहे हो। ये VCE है, इसकी वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो। ये VCE कैसे बढ़ेगा, जब आप VCC की वैल्यू बढ़ाओगे ना, तो फिर ये हमारे पास जो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है ना, उसकी वैल्यू बढ़ेगी। अब उसके बढ़ने से क्या होगा, ये जो हमारी डिप्लीशन रीजन है ना, जो रिवर्स बायस की वजह से बनी थी, अब वो मजीद उसकी विड्थ बढ़ती जाएगी। जब डिप्लीशन रीजन की विड्थ मजीद बढ़ती जाएगी ना, तो हमारे पास ये जो बेस है ना, बेस के अंदर वो डिप्लीशन रीजन पेनिट्रेट करती जाएगी और ऐसा ऐसा बेस की जो विड्थ है वो मजीद कम होती जाएगी। जब बेस की विड्थ मजीद कम होती जाएगी, ठीक है, तो उससे क्या होगा, फिर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर आ रहे थे उनकी वैल्यू और कम हो जाती है। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बेस करंट वही बनाएंगे जो इन होल के साथ रिकम्बाइन होंगे। जब डिप्लीशन रीजन बढ़ने से इसकी विड्थ बढ़ती जाती है डिप्लीशन रीजन की, तो हमारे पास बेस मजीद नैरो होती जाती है। मजीद अगर नैरो होगी तो बेस करंट फिर और कम होता रहेगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेस करंट के अंदर और कमी होती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये था हमारा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स का ग्राफ। उसके बाद फिर हम बात करते हैं जी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के ऊपर। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट ये टॉपिक हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको ध्यान से समझिएगा। ठीक है, अच्छा जी, अब बच्चों क्या होता है, ये जो हमारा सर्किट है ना, ये वाला है, ये हमारा आउटपुट, ये दो इन आउटपुट टर्मिनल होते हैं और ये हमारा आउटपुट सर्किट होता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक के अंदर हमने ये देखना है कि जब हम कलेक्टर टू एमिटर यानी ये कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज को चेंज करते हैं, तो उसके चेंज करने से कलेक्टर करंट के अंदर कैसा चेंज देखने को मिलता है। अब ये आउटपुट सर्किट है, उसका जो वोल्टेज है वो VCE है और उसका जो हमारे पास करंट है वो हमारे पास IC। अब आप सोच रहे होंगे सर VCC को क्यों नहीं कह रहे, हम VCE क्यों कह रहे हैं। बच्चों देखो, यहाँ पे एक रेजिस्टर भी लगा करंट को कंट्रोल करने के लिए, कुछ पोटेंशियल तो ये खा जाएगा, अब जो बचेगा ना वो इसको मिलेगा। इसलिए ये VCC और VCE बराबर नहीं है। ठीक है, यहां पे देख सकते हैं आप, VCE जो है वो कलेक्टर टू एमिटर वोल्टेज है यहां पर। ठीक है, ये VCC जो है ना वो हमारे पास कुछ पोटेंशियल इसको खिला देता है, उसके बाद बचा हुआ इसको देता है, इसलिए ये और वैल्यू है। तो ये हमारा आगे कलेक्टर, ये आगे हमारा एमिटर,
कलेक्टर और एमीटर के दरमियान जो हमने ऐसे पैरेलल वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ये VCE की वैल्यू देगा आपको, ठीक है। तो ये हमारा इनपुट सर्किट में जब हम VCE की वैल्यू को बढ़ाते हैं तो ये चेंज करते हैं, ये कह लीजिए चेंज करते हैं, चेंज करने से IC करंट के अंदर कैसा चेंज देखने को मिलेगा, उसके लिए हमने ये एमीटर यहाँ पे लगाया हुआ है, उसी के लिए हमने ये ब्लू कलर का वोल्टमीटर भी यहाँ पे लगाया हुआ है। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को फाइंड करने के लिए हमने यहाँ पर वोल्टमीटर भी लगाया ब्लू कलर का, और ये बीच के अंदर हमने जो है वो एमीटर लगाया हुआ है। वैसे सर्किट हमारा ये ब्लैक वाला है, ठीक है। ये बाकी चीज़ें जस्ट हमने इसको एग्जामिन करने के लिए, इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को एग्जामिन करने के लिए हमने ये टर्म्स लगाई हुई है, ठीक है। अच्छा जी, अब जरा देखिए हमने करना क्या है, इसकी वैल्यू को चेंज करना है और फिर IC के अंदर कैसा चेंज है वो हमने ऑब्जर्व करना है, ठीक है बच्चों। तो वो हम किस तरह से ऑब्जर्व करेंगे। अब एक चीज़ और, यहाँ पे देखिए मैंने आपको बताया था कि ये जो IC है और IB के दरमियान में एक कांस्टेंट रेशियो पाई जाती है। अगर IB की वैल्यू चेंज होगी तो IC की वैल्यू भी हमारे पास क्या होती है, चेंज होती है, ठीक है। तो अगर आप देखें VCE की वैल्यू को बढ़ाने से IC में क्या चेंज आता है, तो एक चीज़ और भी हमें कांस्टेंट रखनी पड़ेगी, वो क्या, वो IB है, क्योंकि IB की वैल्यू IC के ऊपर असरअंदाज होती है। अगर IC की वैल्यू चेंज होगी तो IB की वैल्यू भी चेंज हो सकती है, ठीक है बच्चों। इसलिए हमने क्या करना है, हमने IB को कांस्टेंट रखते हुए फिर इस VCE की वैल्यू को चेंज करके IC के अंदर चेंज को ऑब्जर्व करना है। फिर ध्यान से सुनो, धीरे से, सुकून से सुनो बच्चों। हमने ये देखना है कि अगर हम जो है वो VCE यानी इनपुट सर्किट में जो वोल्टेज है, कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज, वो चेंज करते हैं तो IC में कैसा चेंज आता है। लेकिन IC के ऊपर एक और भी चीज़ असरअंदाज होती है, वो है हमारे पास ये बेस करंट। इसलिए उस बेस करंट को कांस्टेंट रखेंगे, ठीक है ना। ये भी इसके ऊपर असरअंदाज होता है, ये भी इसके ऊपर असरअंदाज हो सकते हैं। तो इनमें देखने के लिए कि कौन इस पे असरअंदाज होता है, एक चीज़ को कांस्टेंट रखेंगे तब दूसरे को आप ऑब्जर्व कर पाएंगे। यही बात यहाँ पर बताई हुई, देखिए द वेरिएशन इन द कलेक्टर करंट IC के अंदर क्या चेंजिंग देखने को मिलती है, ठीक है, विद चेंज इन कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज VCE को चेंज करने से IC में कैसा चेंज दिखेगा आपको, ठीक है, एट कांस्टेंट बेस करंट। और साथ में शर्त रखिएगी कि आपने बेस करंट को कांस्टेंट रखना है। क्यों, क्योंकि बच्चों बेस करंट इसके ऊपर असरअंदाज होता है, तो इसको कांस्टेंट रख के फिर आप इसमें और इसके दरमियान में जो है वो रिलेशन चेक करेंगे कि क्या इस पर ये डिपेंड करता है या नहीं करता, ठीक है बच्चों। ओके, तो ये आ गई हमारी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। तो उसके लिए फिर क्या करेंगे जी, आप ऐसे वर्टिकली करंट ले लेंगे, कलेक्टर करंट ले लेंगे ऐसे, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली आप जो है वो VCE वोल्टेज, ये वाले वोल्टेज आप ये ले लेंगे, ठीक है बच्चों। अच्छा, अब आपने क्या करना है, IC की कोई भी एक वैल्यू फिक्स कर लेनी है, वो वैल्यू फिक्स रखते हुए फिर इसको चेंज करके इसमें चेंज को ऑब्जर्व करना है। इनिशियली हमने क्या रखा है, IB की एक वैल्यू फिक्स की 0 माइक्रो एम्पेयर हमने इसकी वैल्यू फिक्स की है, ठीक है। और उसके बाद फिर हमने चेक किया इस वोल्टेज को चेंज करके, तो माइनर सा बहुत थोड़ा सा करंट इसके अंदर फ्लो करता है, ठीक है, लेकिन कोई सिग्निफिकेंट अमाउंट में करंट फ्लो नहीं करता। ये करंट बहुत ही कम होता है माइक्रो एम्पेयर्स के अंदर, ठीक है। और इसको, इस रीजन को हम बोलते हैं जी कट ऑफ रीजन, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कट ऑफ रीजन, ठीक है। अब ये यूँ समझ लीजिए कि ये आपके पास जैसे ये बेस वाला ये जो सर्किट है ना, ये जो इनपुट सर्किट है, ये समझिए कि इसको हमने ओपन कर दी, इसको ओपन सर्किट बना दिया एक तरह से, या इसको रिवर्स बायस कर दिया, दोनों कह सकते हैं आप, ठीक है। तो उस सिचुएशन के अंदर जो माइनर सा करंट इसमें फ्लो करता है, वो करता क्यों है, वो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स की वजह से फ्लो करके जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये आ जाता है हमारे पास रीजन जिसको हम बोलते हैं जी कट ऑफ रीजन। अब इसी एक्सपेरिमेंट को दोबारा से हम रिपीट करेंगे, लेकिन अब की बार हम क्या करेंगे, IB की कुछ वैल्यू हमने जो है वो सपोज करनी है यहाँ पे, या कुछ वैल्यू हमने कंसीडर करनी है, हम इसको फॉरवर्ड बाइस कर देंगे, ठीक है। और IB की वैल्यू हम ले रहे हैं जी 10 माइक्रो एम्पेयर। अब 10 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर IB को हमने कर दिया फिक्स, इसको अब चेंज नहीं करना। अब चेक करते हैं जी इसमें कैसा देखने को मिलेगा चेंज। अब दोबारा से फिर VCE को जो है वो चेंज करेंगे, बढ़ा लो या कम कर लो, आपकी मर्जी है, ठीक है। और फिर इसके अंदर जो है ना वो इसमें चेंज देखने को मिलेगा। अगर आप बढ़ाते हैं, मैं इससे इधर इधर बाद में समझूंगा, पहले 1 से आगे आगे चलो, ठीक है। 1 से अगर 2 पे गए, 3 पे गए, 4 पे गए, तो कोई खास सिग्निफिकेंट चेंज इसके अंदर कलेक्टर करंट में नहीं आ रहा। देखो जैसे ही आप VCE की वैल्यू बढ़ाते जा रहे हो ना, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, 3 वोल्ट, 4 वोल्ट, 5 वोल्ट, तो इसके अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आता, माइनर सा इसका ग्राफ जो है ऐसे ऊपर की तरफ बेंड होता है। उसकी वजह मैं आपको बता देता हूँ, आपकी बुक में लिखी नहीं है, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, शायद आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो कि सर ये थोड़ा सा ऊपर की तरफ बेंड होता है, वो क्यों होता है बच्चों, वो आता है अर्ली इफेक्ट की वजह से। अर्ली इफेक्ट क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो जब आप इस VCC को बढ़ाते हो ना, VCC को बढ़ाने से ना ये हमारे पास कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज बढ़ते हैं। जब कलेक्टर टू एमीटर वोल्टेज बढ़ते हैं तो ये डिप्लेशन रीजन बढ़ती है। जब डिप्लेशन रीजन बढ़ेगी ना तो ये जो बेस है मजीद थिन होती जाएगी, तो जो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उसमें से बहुत कम इलेक्ट्रॉन जो है वो इस होल के साथ रिकम्बाइन होकर बेस करंट बनाएंगे, और जो बाकी इलेक्ट्रॉन बचेंगे वो कहाँ जाएंगे, वो सारे के सारे कलेक्टर करंट की तरफ ही चले जाएंगे। जब ये हमारे पास इसकी विड्थ बढ़ती जाएगी तो इसकी विड्थ कम होती जाएगी, बेस कम विड्थ वाली बनेगी, तो कम इलेक्ट्रॉन रिकम्बाइन करके बेस करंट को रिड्यूस करेगी, जिसकी वजह से हमारे पास जो बचे कुछ इलेक्ट्रॉन वो सारे के सारे कलेक्टर में जाएंगे। इलेक्ट्रॉन ने जाना तो है ना,
जब इसके साथ कम रिकम्बाइन हो गए तो बाकी सारे फिर कलेक्टर की तरफ चले जाते हैं, तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना वो चेंज आता है। वैसे कई बुक्स के अंदर इसको स्ट्रेट ही शो किया जाता है क्योंकि कोई खास इसके अंदर चेंज नहीं आता, ठीक है। और ऐसा किस वजह से होता है? अर्ली इफेक्ट की वजह से, ठीक है बच्चों। अच्छा, तो खैर ये वाला पॉइंट आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपके समझाने के लिए, समझने के लिए मैंने बता दिया ये पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखें जी, आप वीसी की वैल्यू को चेंज करते हो लेकिन कोई ख़ास चेंज आपको कलेक्टर करंट में देखने को नहीं मिलता, ठीक है। लेकिन जब आप इसकी वैल्यू को कम करते हो, देखो 5 से 4 पे है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 से जब कम आएंगे, यानी ये देखिए ये हमने इस पे फिक्स किया था 10 माइक्रोएम्पेयर पे, जैसे कम आते गए यहाँ पे है ना 1 के बाद जब फर्दर आप डिक्रीज करते हैं ना, तो जब आपके पास ये पहुंचेगा 0.7 वोल्ट पे, तो 0.7 वोल्ट पे आने के बाद फिर सडनली करंट में डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा। अब ये डिक्रीज क्यों आना, ये असल बात है समझने वाली। अब जरा ध्यान से सुनना बच्चों, देखो एक ये वाला पॉइंट है ना, ये वाला ये फर्ज कर लो 0.7 वोल्ट की हमने बाइसिंग की है, 0.7 वोल्ट पे है, ठीक है, पॉजिटिव पोटेंशियल। और जो ये वीसीसी वाला जो है इधर से जो ये हैवी पोटेंशियल है, ठीक है, ये ज़्यादा होगा। अब ये हाई वोल्टेज है, ये लो वोल्टेज है, ठीक है। तो ये इस वजह से इसने इसको रिवर्स बायस किया हुआ था, क्योंकि हाई वोल्टेज एन पे है और लो वोल्टेज जो है वो हमारे पास उस पर बेस पे है, ठीक है, यानी पी टाइप टर्मिनल पे, इस वजह से वो रिवर्स बायसिंग में था। अब जब धीरे धीरे इसकी वैल्यू को आप कम करते जा रहे हो, घटाते जा रहे हो, इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल मिल रहा है वो आस्ते आस्ते कम होता जा रहा है। जब वो पोटेंशियल 0.7 वोल्ट से कम हो जाएगा, अब देखो नीचे ये वाला कितना है, ये 0.7 वोल्ट है और ये फर्ज करो 0.6 वोल्ट बन जाए, तो अब हाई कौन सा हो गया? अब ये हाई होगा और ये लो हो गया। जब ये हाई हुआ ये लो हुआ, हाई पॉजिटिव से जुड़ा है, लो नेगेटिव से जुड़ा है, तो ऑटोमेटिकली ये जो जंक्शन है वो फॉरवर्ड बाइस होनी शुरू हो जाएगी, ठीक है। जब वो जंक्शन फॉरवर्ड बाइस हो जाएगी तो उससे क्या होगा, करंट क्यों रिड्यूस हुआ? देखो ये फॉरवर्ड बाइस थी, इलेक्ट्रॉन को उधर को पुश करने की कोशिश करती थी। जब ये फॉरवर्ड बाइस होगी, इलेक्ट्रॉन को ऊपर से नीचे पुश करने की कोशिश करेगी, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऊपर पुश करेगी, दूसरे इलेक्ट्रॉन को नीचे पुश करेगी, तो इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? वो तो सेंटर में फंस जाएगा। तो इस वजह से करंट की वैल्यू डिक्रीज होती है, तो सडनली करंट में जो है वो डिक्रीज देखने को मिलेगा। फिर से सुनो बड़े ध्यान से, असल बात समझने वाली ये है, आपने वीसीई की वैल्यू को कम करना शुरू किया, कम करते गए इस आईसी करंट के अंदर कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं किया। ये जो मैंने लिखी है ना वैल्यूज, ये आईबी की वैल्यू फिक्स की हुई है आपने, इसको परेशानी होना, ये आईबी की वैल्यू नहीं है। बच्चे अक्सर समझते हैं कि ये आईबी की वैल्यू, ये आईबी की वैल्यू नहीं है। आईबी का करंट फिक्स करके हमने आईसी और वीसीई में चेंज लाया है, ठीक है, बात समझ रहे हो। तो ये आईबी की वैल्यू हमने इस इनपुट सर्किट में फिक्स की थी ताकि ये हमें इंटरप्ट ना करे, ठीक है। फिर हमने वीसीई की वैल्यू को कम करते जब 1 पर आए, 1 तक कोई चेंज नहीं आया, 1 से कम करना शुरू किया। जैसे ही ये 0.7 वोल्ट से कम हुआ, अब इधर बायसिंग 0.7 वोल्ट पे है फर्ज कर लो, और इधर ये 0.6 वोल्ट हो गया। अब ये हाई है और ये क्या हो गया, लो हो गया। जब ये P हाई पे चला जाएगा और N लो पे चला जाएगा, तो ये जंक्शन अब रिवर्स बाइस में नहीं रही, अब ये फॉरवर्ड बाइस में चलेगी। फॉरवर्ड बाइस में जाने से ऊपर से इलेक्ट्रॉन नीचे की तरफ इंजेक्ट करने की कोशिश होगी और नीचे से इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ इंजेक्ट करने की कोशिश होगी, तो इलेक्ट्रॉन को दोनों तरफ से आप रिपल्सिव फोर्स बनेगी, तो करंट की वैल्यू इससे क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। यानी एक इलेक्ट्रॉन को इधर धकेलना चाह रहा है, दूसरा उसको इधर धकेलना चाह रहा है, तो इलेक्ट्रॉन तो फिर स्लो हो जाएंगे ना इधर जाएंगे ना इधर जाएंगे, तो सडनली करंट की वैल्यू फिर बिल्कुल जीरो हो जाती है, ठीक है। अब यही एक्सपेरिमेंट दोबारा से आप करेंगे, कितना, अब आप 20 माइक्रोएम्पेयर का करंट इसके अंदर फिक्स कर लेंगे और फिर से ये एक्सपेरिमेंट करेंगे कि मैं क्या करता हूँ जी, वीसी की वैल्यू को कोई खास वैल्यू 5 वोल्ट 10 वोल्ट जो वट एवर वैल्यू दी हुई है उसको डिक्रीज करना शुरू करते हो, काम करते रहते हो, उसमें कोई चेंज नहीं आता। फिर खास एक लेवल आता है, उस लेवल के बाद आगे जब उससे फर्दर आप उसको रिड्यूस करोगे तो फिर जंक्शन जो है वो हमारे पास, जैसे यहाँ पर देखा आपने कि वो रिवर्स बायस से फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट हो जाती है। जैसे ही वो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट होगी तो फॉरवर्ड बायस में कन्वर्ट होने के बाद सडनली करंट के अंदर इंक्रीज जो है वो डिक्रीज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, और करंट ऐसे डिक्रीज होता बिल्कुल से 0 पर चला जाएगा, ठीक है। फिर आपने ये एक्सपेरिमेंट 30 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर जो है वो करना है, ठीक है। तो फिर से आपने क्या किया, करंट की वैल्यू को रिड्यूस करते गए, एक वक्त आएगा उसके बाद फिर जो है वो हमारे पास ये जंक्शन है, ये वो रिवर्स बायस की बजाय कैसी हो जाएगी, फॉरवर्ड बायस हो जाएगी, और फिर से जब दोनों फॉरवर्ड बायस होंगी तो ऐसे नीचे की तरफ ये आना शुरू हो जाएगा करंट, ठीक है। इसके अंदर जो है वो 3 रीजन यहाँ पर बनते हैं। एक ये रीजन है, ठीक है, जहाँ पे दोनों की दोनों जंक्शन जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाती है, उस रीजन को हम बोलते हैं सैचुरेशन रीजन, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये तो हमने खुद फॉरवर्ड बायस की थी और ये इस VCE की वैल्यू को रिड्यूस करने से इस पॉइंट पे पोटेंशियल लो हो गया, इस पॉइंट पे पोटेंशियल हाई हो गया, तो ये भी फॉरवर्ड बायस होगी, तो यहाँ पे हमारे पास दोनों जंक्शन फॉरवर्ड बायस होती हैं, तो इसको हम बोलेंगे सैचुरेशन रीजन, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये वाला रीजन जो है जहाँ पे आप यूँ भी कह सकते हैं कि हमारे पास ये वाला सर्किट ओपन था, ठीक है, और ये हमारे पास क्या थी, रिवर्स बायस थी, या आप ये भी कहते हैं कि दोनों जो है वो रिवर्स बायस हो जाएंगी, तो हमारे पास ये रीजन है, ये कट ऑफ रीजन होता है। इसके अंदर जो माइनस से करंट फ्लो करता है वो क्यों फ्लो करता है, वो ड्यू टू माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स फ्लो करता है, ठीक है।
अच्छा, उसके बाद फिर हम एक और रीजन की तरफ जाएंगे, ये वाला रीजन जिसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। ये जो रीजन है ना हमारा, ये रीजन हमारा एक्टिव रीजन कहलाता है, ठीक है। और सैचुरेशन रीजन के अंदर हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो एज फुली ऑन वर्क करता है, और जो कट ऑफ रीजन है इसमें ट्रांजिस्टर फुली ऑफ स्विच वर्क करता है, और जो ये वाला रीजन है हमारा एक्टिव रीजन, इसके अंदर जो है वो एम्पलीफिकेशन करता है, ठीक है। ये हमारे पास 3 रीजन होते हैं, इसको हम क्यों डिफाइन भी करेंगे। एक्टिव रीजन क्या होता है, when the base emitter junction is forward biased and the collector base junction is reversed biased, then it is called active region, ठीक है। फिर हम बात करेंगे कट ऑफ रीजन की, when the both emitter base junction and collector base junction is reversed biased, it is called कट ऑफ रीजन। और लास्ट में बात करेंगे सैचुरेशन रीजन की, when the both emitter base junction and collector base junction is forward biased, ठीक है, it is called saturation region। तो बच्चों ये था हमारा आज का टॉपिक, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर कोई कन्फ्यूजन है या किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन के अंदर आप ज़रूर पूछ सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आई है इसको ज़रूर से लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज़।